कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर नया अपडेट आया है। रविवार शाम हो सकती है विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद लगाए जा रहे हैं कयास। रविवार को राजनाथ सिंह पहुंचेंगे जयपुर। उसी दिन शाम को बुलाई जा सकती है विधायक दल की बैठक। 7 निर्दलीय विधायक भी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार इस समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बराबर बना हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग, ऐसे चेहरे शामिल हैं जो कि अपने आप को, खुद को बतौर मुख्यमंत्री देखते हैं। राजस्थान में तमाम वो नेता इस समय जयपुर से दिल्ली की दौड़ में लगे हुए हैं और अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। आलाकमान ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो कि रविवार को जयपुर आने वाले हैं। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद कौन वो चेहरा होगा वो सबके सामने आ जाएगा, जो सीएम पद का हकदार होगा, सीएम पद पर बैठेगा। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रविवार शाम हो सकती है विधायक दल की बैठक, क्योंकि रविवार को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद राजनाथ सिंह जयपुर आने वाले हैं और उसी दिन शाम को वो बैठक ले सकते हैं तमाम विधायकों की। और विधायकों की इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हो सकता है। साथ ही 7 निर्दलीय विधायक भी इस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, लगातार सस्पेंस बना हुआ है अभी भी, और अब कहीं ना कहीं लग रहा है सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। राजनाथ सिंह से जो अपडेट जुड़ी हुई अपडेट आ रही है सामने की, रविवार को वो आने वाले हैं। विधायक दल की बैठक शायद उसी दिन होगी, ये कयास भी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए सर, बिल्कुल अब ये चूंकि सस्पेंस जो बरकरार था उस पर कह सकते हैं कि पार्टी ने एक कदम बढ़ा दिया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद लगभग तय हो गया कि जल्द से जल्द ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। चूंकि ये सीएम फेस को घोषित करने की एक प्रक्रिया होती है, आप पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं, इसके बाद विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक में राय मशवरा लिया जाता है और इसके बाद एक नाम तय होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लिहाजा तमाम जो पैरामीटर हैं, मापदंड है, उनका फॉलो किया जाएगा। अब चूंकि राजनाथ सिंह को बनाया गया, आप देखिए तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ सबसे वरिष्ठ नेता को ये जिम्मा दिया गया है, राजनाथ सिंह को, जिनको बड़ा अनुभव है राजनीति का। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है क्योंकि इतने बड़े कद के वो नेता हैं, तो ऐसे में जो रायशुमारी होगी तो शायद विधायक उनकी बात को टाल पाए, क्योंकि इस तरह की भी कयास लगाए जा रहे हैं सौरभ कि वो एक नाम लेकर आएंगे। अब वो सिंगल नाम होगा या 2 नाम होंगे या 3 नाम होंगे, वो अलग बात है, वो पार्टी की रणनीति तय करेगी। लेकिन उन नामों के आधार पर विधायकों से राय मशवरा किया जाएगा और इसके बाद एक नाम फाइनल हो जाएगा। चाहता है कि लंबी फहरिस्त है सौरभ, लगातार नाम हम लगातार चला रहे हैं जो संभावित नाम है। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो तय है वो ये है कि ये पार्टी आलाकमान लगातार जो मीटिंग्स हो रही हैं, जेपी नड्डा की मीटिंग हुई है, अमित शाह की मीटिंग्स हुई, जो मीटिंग्स के दौर दिल्ली में चले हैं, उसके बाद लगभग ये तो तय हो गया है कि वहाँ ये लगभग तय कर लिया है किस फेस को मौका देना है। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, ऐसे में राजनाथ सिंह राय मशवरा करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते। राजस्थान को लेकर थोड़ा स्थितियां अलग हैं। हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उन दोनों राज्यों से थोड़ा हालात यहाँ अलग हैं, क्योंकि जो वसुंधरा राजे हैं वो लगातार लॉबिंग कर रही थी और ये हालात उस वक्त बदल गए जब वसुंधरा राजे के आवास पर कई विधायक उनसे मिलने पहुंचते हैं और मीडिया से बात करने के दौरान वो खुलकर उनका नाम लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को नागवार गुजरा, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, जब ये तय हो गया था कि तीनों राज्यों में कोई सीएम फेस ही नहीं है, उससे पहले विधायक दल की बैठक से पहले किसी भी नेता का नाम ले, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को ठीक नहीं लगा। इसके बाद आपने लगातार देखा हो फिर तस्वीरें बदलती हैं। इसके बाद सीपी जोशी के घर पर विधायकों आना शुरू होता है। पार्टी कार्यालय में विधायकों का सिलसिला लगातार आज भी जारी है, कल भी जारी था, लगातार जारी है। और फिर ये कहीं ना कहीं इसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। फिर एक प्रकरण बीच में सौरभ आ जाता है कि वो 5 विधायकों को लेकर जो कंवरलाल मीणा है वो रिसोर्ट में बंद है, हेमराज मीणा के पिता उनको लेने जाते हैं। तो तमाम जो घटनाक्रम घटता है, इससे कहीं ना कहीं राजस्थान का जो मामला थोड़ा पेचीदा पार्टी के लिए हो जाता है। लिहाजा राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है और ये मान सकते हैं कि रविवार को तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में राय शुमारी होने के बाद ये मान सकते हैं कि एक सर्वसम्मति से नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान का अगला मुखिया कौन होगा, कौन बागडोर संभालेगा, वो सामने आ जाएगा। क्योंकि सौरभ, दरअसल पार्टी के पीछे हालांकि ये ठीक है गुटबाजी की वजह हो सकती है, लगातार लॉबिंग की वजह हो सकती है, लेकिन वजह ये भी है
क्योंकि पार्टी इस बार एक मापदंड तय करना चाहती है। वो केवल यही नहीं कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो चाहते हैं कि पहली कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जाएं कि वो नजीर बन सके। क्योंकि 2024 के टारगेट को लेकर तीनों ही राज्यों में जो सीएम बनाए जाएंगे उस पर ध्यान रखा जाएगा कि जातीय समीकरण वहां साधे जाएं, अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए, युवाओं को भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसे में अब अधिक जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर हो गई है कि वो इन तीनों राज्यों में बेहतर जो प्रदर्शन कर सके ऐसे सीएम को मैदान में उतारे और अच्छे काम कर सके उनको मैदान में उतारे, डेयरिंग डिसीजन ले सके उनको मैदान में उतारे। और जो पार्टी ने तय किया है, जिस लीड पर पार्टी चल रही है, वो राजस्थान के लिए इस बार बीजेपी ला सकती है और वो फॉर्मूला होगा एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। क्या उसको लेकर भी इस समय चर्चाओं का दौर वहां पर जारी है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कयास चल रहे हैं वो इस तरह की सियासी गलियारों में चर्चा है। और उसकी वजह ये है, उसमें इस लिहाज से हम कह सकते हैं क्योंकि इस बार के जो चुनाव हुए उसमें जातीय समीकरण बहुत बड़ी भूमिका सौरभ निभाई। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो बड़ी जो जातियां हैं उनको साधने के प्रयास के तहत 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद बाकी जो जातियां उनको साधने के कवायद में एक प्रयोग पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया है, प्रचंड बहुमत के आने के बाद ही बीजेपी ने वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाए, तो ऐसा हो सकता है राजस्थान इस प्रयोग को भी दोहराया जा सकता है। हालांकि अगर हम राजस्थान के सियासी इतिहास की बात करें तो बहुत लंबे समय से हम ऐसा कोई उदाहरण देखते नहीं है। सुखाड़िया के समय इस समय एक उदाहरण देखने को मिला था, बाकी उसके बाद एक लंबा समय बीत गया जो उप मुख्यमंत्री 2 भाजपा ने नहीं बनाए। कांग्रेस लगातार प्रयोग करती आ रही है उप मुख्यमंत्रियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक नहीं बनाए यहाँ पे उप मुख्यमंत्री। लेकिन हो सकता है इस बार चूंकि जिस तरह समीकरण है, जिस तरह जातियों को साधने की कवायद हो रही है, तो एक प्रयोग सौरभ यह किया जा सकता है। जी लाल सिंह, लगातार जब चुनाव शुरू हुए प्रचार में उतरी तमाम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और उस समय मोदी मैजिक की लगातार बात की जा रही थी। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री पद को लेकर एक नया मैजिक, एक नया चेहरा यहाँ पर राजस्थान को देखने को मिलेगा जो कि राजस्थान से बाहर का होने वाला है? देखिए, एक बात तय है सौरभ, क्योंकि जिस तरह पार्टी ने एक लाइन तय की है, मैं लगातार कह रहा हूं, हम चर्चा करते हैं, आपसे भी जब मेरी चर्चा होती है तो मैं एक बात कहता हूं कि पार्टी एक पैरामीटर तय कर रही है हिंदुस्तान की राजनीति में अपने आप को एक अलग दिखाने के लिए। क्योंकि बीजेपी अक्सर कहती है पार्टी विद डिफरेंस, तो वो ये साबित भी करना चाहती है। तो आपने देखा होगा कि लगातार कर्नाटक और हिमाचल की हार के बावजूद सियासी गलियारों में ये आम चर्चा हो गई थी कि पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ा कि उन्होंने स्थानीय नेता को तरजीह नहीं दी। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने अपना फॉर्मूला चेंज नहीं किया और इन 5 राज्यों में कहीं भी सीएम फेस घोषित नहीं किया। बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी को भी सीएम फेस नहीं बनाया। यहां तक इस तरह की चर्चा हुई कि अगर सीएम फेस बना देते तो बम्पर मेजोरिटी आ जाती, जो भी है, लेकिन कहीं भी सीएम फेस नहीं बनाया। क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि अब संगठन ही सर्वोपरि होगा, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पार्टी नहीं चलेगी। संगठन जो तय करेगा, जो रीति नीति है पार्टी की, जो पंच निष्ठाओं का जो सिद्धांत है, उसी को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। और कार्यकर्ता को कैसे तरजीह मिले, कार्यकर्ता कैसे सेंटर में आए, कैसे सिद्धांतों के बल पर पार्टी आगे बढ़े, ये पार्टी का फोकस है। और आपने देखा होगा इसी की वजह से किसी भी राज्य में सीएम फेस घोषित नहीं किया। तो आपने कहा है कि पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों के दौरान ये कहते थे कि कोई चेहरा नहीं है, केवल एक कमल का निशान है। यानी कि उनका सीधा संदेश है कि आपको केवल कमल को ही देखना है, पार्टी की नीतियों को देखना है, पार्टी की रीति नीति को देखना है। और जहां तक स्थानीय नेताओं की बात है तो वो ये कहते थे कि अगर चेहरा है तो कोई मोदी का है। लेकिन खुद मोदी ने अपने भाषणों में ये कहा कि कोई चेहरा नहीं है, केवल कमल का चेहरा। ये साफ इशारा कर रहा है कि अब संगठन सर्वोपरि है और संगठन जिसको चाहेगा वही सीएम बनेगा। कोई व्यक्ति लॉबिंग करके, प्रेशर करके मुझे नहीं लगता कि सीएम बन जाएगा। हाँ, सीएम किसी को बना सकते हैं, लेकिन वो जो चाहेंगे वही होगा। संगठन जो चाहेगा उसके आधार पर ही सभी की राय मशवरा के बाद सीएम फेस तय होगा। तो आप ठीक कह रहे हैं, चौंकाने वाले फैसले हमेशा पीएम मोदी लगातार 2014 के बाद से देते आ रहे हैं। तो हो सकता है इन तीनों राज्यों में भी चौंकाने वाले फैसले इंतजार कर रहे हो। सौरभ, लाल सिंह, सीएम फेस को लेकर लगातार बड़ी बड़ी रणनीतियां इस समय बनाई जा रही है अंदर खाने की, जो अगर बात करें। और एक रणनीति, जब पर्यवेक्षक 3 नियुक्त किए गए तो एक चर्चा ये भी चल रही है कि 3 पर्यवेक्षक, क्योंकि जातिगत समीकरण को साधने की बात आप बता रहे थे, 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। एक राजपूत है, एक ओबीसी है, एक ब्राह्मण चेहरा है। तो क्या ऐसा कुछ साधने की कोशिश की जा रही है कि तीनों यहां पर आएंगे और अपने अपने जातीय समीकरण को साधेंगे और एक नया चेहरा यहां पर लेकर आया जाएगा जो शायद किसी और वर्ग से हो? देखिए सौरभ, बिल्कुल तीनों पर्यवेक्षक बनाए और तीनों पर्यवेक्षक अनुभवी पर्यवेक्षक हैं। राजनाथ सिंह
अपने आप में एक हिंदुस्तान के कद्दावर नेता हैं, एक बड़ा अनुभव है, मुख्यमंत्री वो रहे हैं, गृह मंत्री वो रहे हैं, रक्षा मंत्री वो हैं। इसके साथ ही तावड़े की बात कर लें तो संघ लॉबी से वो आए जाते हैं, उनको संगठन को बड़ा अनुभव है। सरोज पांडे खुद भी अनुभवी नेता है, तो निश्चित रूप से इन तीनों को यहाँ उतारा गया है। तो चूंकि यहाँ दो तरह की जिस तरह की चर्चा होती है कि एक खेमा अलग है, पार्टी का खेमा अलग है, संघनिष्ठ विधायक अलग है, तो ऐसे में सभी को एक जाजम पर लाने के लिए एक फार्मूला तैयार किया जाएगा और हो सकता है सभी को साधने के लिए प्रयास किया जा रहा हो, क्योंकि एक नाम तय होने के बाद दूसरी लॉबी नाराज ना हो। हालांकि सौरभ, एक बात बहुत तय है कि अगर आज ऊपर लेवल पर या कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व कोई नाम तय कर देगा तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई बगावत के स्वर सुनाई देंगे या कोई उसके इतर कहीं कोई जाएगा। लेकिन चूंकि पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो कोई निर्णय थोपना भी नहीं चाहते, एक इस तरह का मैसेज भी वो नहीं देना चाहते कि भाई कि आला कमान ने कह दिया वही सब कुछ है। नहीं, वो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी की राय मशवरा के तहत ये काम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर विधायक दल की बैठक में नाम तय होता है तो वो चाहते हैं कि उसी प्रक्रिया के तहत नाम आए, चाहे नाम वही आए जो वो चाहते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया उसी तरह से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। यही वजह है कि लगातार ये जो कवायद आप देख रहे हैं सौरभ चली आ रही है और पिछले 6 दिन से सस्पेंस बरकरार है। उसके पीछे वजह जयपुर से दिल्ली तक लगातार नेताओं की दौड़, मैराथन मीटिंग्स, इसके बाद अब ये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। तो आपने ठीक कहा, तीनों पर्यवेक्षक अनुभवी पर्यवेक्षक हैं। जातीय समीकरण तो साधने ही, लोकसभा 2024 को साधना है और एक बेहतर शासन, बेहतर प्रशासन, एक मैनिफेस्टो पर चलने वाली सरकार उनको देनी है। तो ऐसे में एक चैलेंज है, चुनौती है, उसको पूरा करने के लिए तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है लाल सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय पर यह प्रेस वार्ता होगी। सीपी जोशी 1 बजे पत्रकारों से रूबरू होंगे। लाल सिंह, 1 बजे प्रेस वार्ता होने वाली है बीजेपी मुख्यालय पर, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जो 1 बजे कॉन्फ्रेंस हो रही है काफी अहम कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है, क्योंकि इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कॉन्फ्रेंस होना कई मायनों में अहम है। हालांकि ये माना जा रहा है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आगे की तमाम जो रणनीति है उसके क्या टाइम फेज रहेंगे वो बताएंगे सीपी जोशी की, कब विधायक दल की बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक आएंगे, क्या प्रक्रिया है, ये तमाम वो बातें बताएंगे। लेकिन इसके साथ जो घटनाक्रम हुआ है रिसोर्ट में, उससे भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पार्टी को कहीं ना कहीं इन घटनाक्रमों के बाद अपनी छवि को धक्का लगा, ऐसा उनको महसूस हुआ, धक्का लगा भी, क्योंकि लगातार मीडिया में कवरेज दिया गया कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली भाजपा में ये क्या है, उसको बाड़ेबंदी तक का नाम दिया गया। तो हो सकता है उस पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो निश्चित रूप से सौरभ ये मान सकते हैं कि ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की आज की कॉन्फ्रेंस जो 1 बजे होने जा रही है वो कई मायनों में काफी अहम है। जी ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम को लाल सिंह आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज जैसा कि आपने कहा कि आलाकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अगर आलाकमान तय करेगा तो आरएसएस की भी महती भूमिका इस पूरे चुनाव में रही है, तो उनका कितना हस्तक्षेप आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं यही कह रहा हूं सौरभ, उनका हस्तक्षेप पूरा है। अब पार्टी संगठन की जहां बात आती है ना, संगठन की हम बात कर रहे हैं, संगठन सर्वोपरि है, तो आप इससे अंदाजा लगा लिए संगठन सर्वोपरि होने का मतलब है कि संघ का पूरा दखल, संघ लॉबी का पूरा दखल, यानी कि पार्टी की रीतियों में, पार्टी की नीतियों में, पार्टी के निर्णयों में। तो ये जो संगठन सर्वोपरि की बात आती है तो इसका मतलब है भाजपा का संगठन नहीं, बल्कि हमेशा से जो पीछे से जो पावर देता है, जो एक बेस है भारतीय जनता पार्टी का, जो आधार है संघ, उसका पूरी तरह से ताकत में आना, पूरी तरह से पार्टी के निर्णयों में दखलंदाजी नहीं करना, बल्कि अहम भूमिका निभाना। मैं यही कह रहा हूं, लगातार उसको हम भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नजरअंदाज ही नहीं कर सकते, बल्कि ये मानना पड़ेगा कि लगातार अब संगठन का जो ढांचा है वो मजबूत हो रहा है, संगठन की भूमिका बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा सौरभ, कई बार ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति बहुत पावरफुल बन जाते हैं, खासकर सीएम, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही अपने निर्णयों में शामिल करते हैं। उस समय संघ को कभी लगता है वो ठगा हुआ फील करते हैं, जो भाजपा संगठन है वो अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट पे पाता है। तो इन तस्वीरों को बदलने के लिए अब पार्टी उसी रास्ते पे चल रही है कि नहीं, संगठन सर्वोपरि है, संगठन की रीति नीति सर्वोपरि है, व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं है, पार्टी में संगठन बड़ा है। इसी मैसेज को जमीनी धरातल पर उतारने और उसको जनता के सामने एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। ये बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का 11 बजे प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस सांसद के घर 200 करोड़ कैश मिलने का ये विरोध प्रदर्शन है। आपको बता दें, भाजपा मुख्यालय के सामने चुमू सर्किल पर प्रदर्शन होगा। भाजपा के शहर से आने वाले विधायक, पदाधिकारी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो धीरज साहू के खिलाफ यह प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। लाल सिंह, इस पर क्या कुछ अपडेट?
देखिए बिल्कुल सौरभ, भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती आ रही है और जब चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार का एक एक पैसा वापस लाया जाएगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार के दम पर काली कमाई की है उसको वापस लगा जाएगा, क्योंकि वो जनता के गाढ़ी कमाई की कमाई है, जनता की पसीने की कमाई है, उसको वापस लाया जाएगा। और ये लगातार कहीं ना कहीं इसका असर भी राजनीति में देखने को मिला, चुनावों में असर इसका देखने को मिला। तो उसी लाइन पर चलते हुए कल पीएम मोदी ने खुद उसको ट्वीट किया है, जो 200 करोड़ मिलने का मामला है उसको ट्वीट किया और ये तक कहा है कि एक एक पाई भ्रष्टाचार की वो वापस लाएंगे, क्योंकि जनता की है और जनता के पास जाएगी, जनता के जन कल्याण के कामों में लगी। उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज एक भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुख्यालय के सामने चौमू सर्कल पर प्रदर्शन करने जा रही है और इसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। और सौरभ, साथ ही जो विधायक है, शहर से जो विधायक आते हैं, गोपाल शर्मा वो भी शामिल होंगे, बालमुकुंदाचार्य वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो तमाम विधायक जो जयपुर शहर से आ रहे हैं, तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। और मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है, साबित करना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार करने वालों के भी खिलाफ है और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है, सीएम की हम लोग बात कर रहे थे, सीएम फेस की हम लोग लाल सिंह बात कर रहे थे। तो लगातार गहमा गहमी इस समय अंदर खाने बीजेपी में बनी हुई है। आपको क्या लगता है, लगातार राजनीतिक खबरों से आप जुड़े हुए हैं, अनुभव को छोड़कर, क्योंकि 2024 के चुनाव सामने है, अनुभव को छोड़कर क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि अनुभव इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर? देखिए सौरभ, मैं एक बात आपको बहुत साफ कह दूं कि अनुभव को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता, लेकिन अनुभव की क्या भूमिका होगी ये तय करना अलग बात है। और दूसरी बात, लगातार हम इस बात को कहते हैं कि अनुभव का रोल होता है, लेकिन नए प्रयोग भी आपको राजनीति में करने होते हैं। कई बार आपको नए लोगों को आगे बढ़ाने के भी प्रयोग करने होते हैं, क्योंकि सिर्फ अनुभव को ही अनुभव के आधार पर आगे लेते रहने से कार्यकर्ताओं के मन में, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस रोल में जानी जाती है कि वो नए प्रयोग करते हैं, साहसिक निर्णय लेते हैं। गुजरात का उदाहरण आज हिंदुस्तान की राजनीति में आज भी है कि पूरे सीएम से लेकर तमाम जो मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा बदल दिया गया और तमाम नए विधायकों को मौका दिया गया। तो ये डेयरिंग डिसीजन है, जिसे नजीर कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अनुभव की निश्चित रूप से तरजीह दी जाएगी। लेकिन सौरभ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि लोकसभा का चुनाव, फिर मैं कह रहा हूँ आपको, 2014, 2019 और 2024 लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से फेडरल चुनाव होगा। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, ये तय है कि रणनीति की भूमिका होती है, वोटर्स को मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाए इसकी तैयारी होती है, इसमें सांसदों के चयन की भूमिका होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सीएम अनुभव के आधार पर बनाते हो या नए चेहरों को मौका देते हो या नए प्रयोग करते हो। इसका लोकसभा चुनाव पर बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको अपनी भूमिका निभानी है, पार्टी लाइन पर चलना है। ये केवल और केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा और पूरी तरह से ये फेडरल चुनाव होगा। यानी कि आप देखिए, जो 2019 में आप और हम जो कवरेज कर रहे थे, तो कई जगह हमने ऐसा कवरेज किया कि लोगों को यही नहीं पता था कि कौन चुनाव लड़ रहा है, और हमने पूछा वोट किसको डालोगे, तो मोदी को वोट डालेंगे। तो ये 2024 का चुनाव भी धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है, पार्टी तमाम तथ्यों को ध्यान में रखेगी, लेकिन इससे ज्यादा ध्यान इस बात का ध्यान रखा जाएगा सौरभ, अनुभव अपनी जगह है, लेकिन ध्यान इस बात का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि जाति समीकरणों को साधा जाए। क्योंकि तीनों जो राज्य हैं, एक मैसेज पार्टी ये भी देना चाहेगी, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में ठप्पा लगाया जाता है अगड़ी जातियों का, तो नहीं, वो ये साबित करेगी नहीं, हम पिछड़ी जातियों को साथ लेके चलते हैं, ओबीसी वर्ग को हम साथ लेके चलते हैं। तो सभी वर्गों को किस तरह साधा जा सके और उसका एक संदेश कैसे दिया जाए, इसका भी आपको कहीं ना कहीं तीनों राज्यों के सीएम के चयन में देखने को, और सभी वर्गों को कैसे साधा जाता है ये देखने वाली बात भी होगी, और ये शायद तय भी हो जाएगा जब मुख्यमंत्री का फेस सबके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।